अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शफ़क़त और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़राअतनामा। नाजरीन, धान की फसल खुराक की ज़रूरियात को पूरा करने के साथ साथ ज़र मुबादला कमाने में भी अहम किरदार अदा कर रही है। चावल का आटा बेकरी की बहुत सी मसनूआत में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा चावल के ऊपर से उतरने वाला भूसा, जिसको राइस ब्रैन भी कहते हैं, इससे खाने का तेल निकाला जाता है जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल है। नाज़रीन, सूबा पंजाब में पैदा होने वाला चावल दुनिया भर में पसंद किया जाता है। पाकिस्तान का बासमती चावल दुनिया में मशहूर है अपने जायके और खुशबू की वजह से। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे धान की काश्त के बारे में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं सैयद सुल्तान अली साहब, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शाह काकू में। सर, अपने प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सूबा पंजाब में धान की फसल सालाना कितने रकबा पे काश्त की जाती है, और साथ ही हमारे काश्तकारों को ये भी बताइएगा कि धान की काश्त के लिए मौजूद ज़मीन कौन सी है। पंजाब के अंदर तकरीबन 91% के ऊपर जो वैरायटीज़ हैं वो काला शाह काकू की लगती हैं, और ये 2022 के अंदर तकरीबन 54 लाख रकबे के ऊपर जो है ना वो काश्त हुई। इससे पिछले साल 2021 के अंदर ये रकबा 63 लाख एकड़ पर था पंजाब के अंदर। अब जहाँ तक ज़मीन की बात है तो राइस के लिए ये होने को तो हर ज़मीन पर हो जाता है, लेकिन चिकनी महरा ज़मीन जो है वो इसके लिए बेस्ट सूटेबल है। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज़राअत की मुल्की मईशत में बहुत अहमियत है, तो कितना ज़र मुबादला हम धान की फसल से जो है ना वो सालाना हासिल करते हैं? 2022 के अंदर हमने कह लें कि हिस्ट्री की हाईएस्ट जो है ना वो फॉरेन एक्सचेंज कह लें या एक्सपोर्ट हमारी हुई है। 2.5 बिलियन डॉलर्स जो हमने अर्न किए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी अब लेटेस्ट वैरायटीज़ आई हैं, जो कि वो एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका ग्रेन 9 और 10 mm का है, जो कि पहले हिस्ट्री में कभी नहीं था, तो उससे हमारी कम से कम $200 जो है ना फ़ी टन उसका रेट ज़्यादा मिलने की तवक्को है उससे। इससे हमारा मज़ीद इजाफा होगा इंशाल्लाह ताला। सर, हमारे धान के काश्तकारों को ये बताइएगा कि धान की कौन कौन सी मंजूर शुदा इकसाम हैं जिनको काश्त करके वो ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं? जी, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो ज़्यादातर रकबे पर काश्त हो रही हैं फसलें, उनमें हमारी सुपर बासमती 515, PK 11-21 एरोमेटिक, किसान बासमती, चिनाब बासमती, सुपर बासमती 2019, और अब जो लास्ट ईयर हमने अप्रूव करवाई थी और इस साल पहली दफ़ा हमने सीड दिया है PK 20-21 एरोमेटिक। ये वो नुमाया वैरायटीज़ हैं जिनका बीज काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ज़िम्मेदारों ने काला शाह काकू से और PSC से हासिल किया है। सर, ये जो मंजूर शुदा हमारी बासमती और मोटी इकसाम है, इनकी पनीरी की काश्त के तरीके और शरा बीज के बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइएगा। जो मोटी इकसाम है उसके अंदर KSK 133, IR6, KS 282, KSK 434 ये शामिल हैं। इनका जो वक्त काश्त है वो 20 मई से लेकर 7 जून तक होता है जी, और इसका जो शरह बीज है वो 6 से 8 किलोग्राम जो है फ़ी एकड़ जो है वो इसमें काफ़ी होता है। जबकि बासमती किसान जो है इनका जो वक्त काश्त है वो 1 जून से लेके 20 जून तक जो है वो होता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन है किसान बासमती और सुपर गोल्ड के हवाले से, क्योंकि ये जो कम दौरानिये वाली फसलें हैं दोनों, ये 100 दिन के करीब करीब ये पक जाती हैं। इसलिए इसकी बेहतर पैदावार लेने के लिए ज़रूरी है कि इसको 15 जून से पहले इसकी पनीरी काश्त ना की जाए। और बीज जो है इनका शरह जो है उसकी वो 4 से 5 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से वो इसकी वो तो काफ़ी है इसके लिए। सर, जिन खेतों में धान की पनीरी की मुंतकिली की जाती है उसकी ज़मीन की तैयारी कैसे करनी चाहिए, और लाभ की मुंतकिली के वक्त उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तरीके ये होते हैं पनीरी काश्त करने के कि इसमें चूँकि ज़्यादातर जो बासमती या मुंजी लगती है वो हमारे रवायती इलाकों में लगती है, तो वहाँ पे हमारा कद्दू वाला तरीका जो है वो इस्तेमाल होता था। उसमें ये होता है कि आप 1 महीना पहले ही जो है ना उसके अंदर पानी आप छोड़ देते हैं खेत के अंदर, और उसके अंदर वो आप दोहरा हल चला के सुहागा दे के और इसको 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर उसके बाद ज़मीन तैयार करके आखिरी दफ़ा उसमें पनीरी का छटा दे देते हैं। दूसरा तरीका होता है खुश्क तरीका। उसके अंदर ज़मीन खुश्क जो है हालत के अंदर ही जो है ना वो तैयार की जाती है, और जब वो बिल्कुल बारीक और भुरभुरी हो जाती है तो उसके अंदर वो छट्टा दे के पानी दे दिया जाता है और उससे पनीर तैयार की जाती है। एक और तरीका होता है जिसे राब का तरीका कहते हैं। ये वो इलाके हैं जो जैसे डेरा गाजी खान है,
वहाँ की ज़मीनें बहुत सख्त होती हैं, तो वहाँ पे वो जो ये तरीका अख्तियार करते हैं, वहाँ पे वो फक वगैरह डाल के उसकी, तो उसके ऊपर जो है ना वो छटा दे के, तो उसको फिर जो है ना वो मतलब बीज को वो करते हैं। और इसके बाद जब ये 25 से 30 दिन के बाद जब इनकी उम्र हो जाती है तो ये मुंतकली के काबिल हो जाती हैं। तो सर ये धान की फसल के लिए जो खादों का मुतनासिब इस्तेमाल है और ये कैसे और किस वक्त में करना चाहिए? अच्छा, इसमें खादें जो है ना वो तीनों, चाहे वो DAP हो, पोटाश हो या यूरिया, ये तीनों की बड़ी अहमियत है। और इसके अलावा जिंक, बोरान वगैरह, इनकी भी अहमियत। लेकिन कम से कम ज़िम्मेदार भाई जो ये तीनों जो मैंने बताई हैं, यानी पोटाश, यूरिया और DAP, ये तो लाजमी है। इसके अंदर ये है कि अगर जो हमारी बासमती किस्म है उनके लिए 1 बोरी पोटाश जो है और 1.5 बोरी हमारी DAP और तकरीबन कह लें कि 1.25 बोरियाँ उसकी यूरिया। इसी तरह से जो मोटी किस्म मैंने बताई हैं उसके लिए आप कह लें 1.25 बोरी पोटाश और 1.25 बोरियाँ आपकी DAP और 2.25 बोरियाँ आपकी यूरिया जो है वो आप डालें। इसके अलावा 10 से 12 दिन जब मुंतकिल हो जाए फसल, तो फिर जिंक जो है अगर 33% वाला मिल जाए तो 6 किलोग्राम, और अगर 21% वाला मिले तो फिर 10 किलोग्राम वो डालें। सर जैसे भी आपने जिक्र किया जिंक और बोरान का, तो जिंक और बोरान की क्या अहमियत और ये डालना किस वक्त में? जिंक जो है वो तकरीबन मुंतकली के 10 से 12 दिन के अंदर आप डालना है, ठीक है जी। तो जो बोरान है ये असल में चूँकि इसका ताल्लुक़ है एंजाइम्स के साथ, ये प्रोटीन और एंजाइम जो है ना उनकी ग्रोथ के लिए, नशोनुमा के लिए ये काम करता है, उनको एक्टिवेट करता है, जिससे आपकी फ्लावरिंग और सीड सेटिंग और फर्टिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। तो वो ये आपको मैंने बताया कि 6 किलोग्राम, और वो बोरान जो है वो 2 से 3 किलोग्राम जो है ना वो डाला जा सकता है फ्लावरिंग के फी एकड़ जो है। सर धान की फसल में कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं और उनकी मौसर तलफी के लिए हमें क्या करना चाहिए? धान के अंदर ना 3 तरह की जो है ना जड़ी बूटियाँ होती हैं। वो घासनुमा होती हैं, कुछ जो है सैजिद होती हैं, और कुछ जो होती हैं चौड़े पत्तों वाली होती हैं। तो ये तमाम जड़ी बूटियाँ जो है अगर इनका मुदावा ना किया जाए तो ये 25 से 50% तक पैदावार जो है ना उसको मुतासर कर सकती हैं। तो इनके लिए हर तरह की जो जड़ी बूटी है उसके लिए वो दवाइयाँ यानी पेस्टिसाइड या वीडिसाइड जो मौजूद हैं मार्केट के अंदर। तो जो हमारे अदारे धान काला शिकाकू ने या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रिकमेंड की हुई हैं वीडिसाइड, उनको आप बर वक्त इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ताला ये जो है ना आपकी 20 से 25% जो पैदावार है उसमें इजाफा जो है इससे मुमकिन हो जाएगा। सर धान की बीमारियां और नुकसानदेह कीड़ों के बारे में बताएं और इनका इंसदाद कैसे मुमकिन है? धान के जो कीड़े हैं ना उनके अंदर जो सबसे अहम कीड़े हैं उनके अंदर इसकी सुंडियाँ जो है ना, धान की तने की सुंडियाँ जो हैं, वो आप कभी फील्ड में जाएं तो आप देखेंगे आपको सफ़ेद रंग के सिट्टे नज़र आएंगे। वो हमें इस वजह से नज़र आते हैं कि जो तने की सुंडियाँ होती हैं, चाहे वो सफ़ेद सुंडी हो या गुलाबी सुंडी हो या जर्द सुंडी हो, ये तने को बीच में से काट देती हैं। काट देने से होता है कि आपकी फूड की सप्लाई जो है वो ऊपर नहीं जाने से रुक जाती है। तो उससे होता यह है कि वो तना जो है वो सूख जाता है। उसको कहते हैं सोक या डेड हार्ट। और अगर ये यानी जब मुंजर निकलती है ना उस वक्त इसका अटैक हो जाए तो फिर ये सिट्टा जो बाहर निकलता है वो सफ़ेद रंग का निकलता है। इसके अलावा इसके ऊपर जो है वो पत्ता लपेट सुंडी जो है वो बड़ा कह लें कि ख़तरनाक यानी एक इंसेक्ट है, और ये अगस्त और सितंबर 2 महीनों में आता है। अगर ये अब इसका अटैक हो जाए तो ये करता क्या है कि जो उसके लीव्स होते हैं ना उसको लंबाई के रुख जो है ना रोल कर देती है पत्ता लपेट सुंडी। रोल करने के बाद जो उसका ग्रीन क्लोरोफिल होता है ना उसको वो खा जाती है अंदर से। हाँ, उससे क्या होता है कि आपकी जो खुराक है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो खुराक नहीं बनेगी तो पैदावार आपकी कम हो जाएगी। तो इसलिए पत्ता लपेट सुंडी और ये टोका और ये तने की सुंडियाँ, ये तो पहले बहुत ज़्यादा अरसे तक ये हमें राइस की फसल की अहम कीड़े रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल से या 4 सालों से एक नया कीड़ा कह लें उसे कि जो कि सिर्फ पहले मोटी किस्म पे होता था, ब्राउन हापर, इसका अटैक देखने में आ रहा है। ये अटैक उस वक्त होता है जब फसल बिल्कुल तैयार होती है, पकने के नज़दीक होती है, तो अक्टूबर के आखिर के अंदर इसका अटैक ख़ास तौर पे होता है और ये सक कर लेता है सारा का सारा जो सैप है उसका प्लांट का। तो उससे आपको झुलसा हुआ नज़र आएगा पौधा जो है ना, ऐसा नजर आएगा कि इसके ऊपर जो है ना कोई काला काला सा जो है ना वो इसके ऊपर कोई मटेरियल आग से लगा हुआ है, वो आँखों से बिल्कुल साफ नज़र आता है। और उससे दानों में से जब आपका यानी वो सारा यानी कह ले वो चूस लेती है सैप, तो उससे फसल गिर जाती है
और जो दाने बनने का अमल हो रहा है तो वो कह लें मुकम्मल नहीं होता। दाना जो बनता है कमज़ोर बनता है, और अगर वो चावल बन भी जाए तो वो टूट जाता है, टोटा ज़्यादा होता है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए भी अदारा धान और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बहुत सारी पेस्टिसाइड जो हैं वो हमने रिकमेंड की हुई हैं। तो उनको हमारी जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला इन तमाम जो है ना जो कीड़े मकोड़े हैं उनसे नुकसान से आसानी से बचा जा सकता है। सर, प्रोग्राम के आखिर में आप धान के काश्तकारों को क्या पैगाम देना चाहते हैं जिस पे वो अमल करके अपनी पैदावार में इजाफा कर सकते हैं? जो हमारा ज़िम्मेदार है ना, वो अभी तक सर्टिफाइड सीड जो है वो 20-25% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा, जबकि सर्टिफाइड सीड सिर्फ इस्तेमाल कर लें तो 15 से 20% पैदावार वैसे ही बढ़ जाती है। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ज़िम्मेदारों से ये है कि बराए मेहरबानी काला शाह काकू से आप जो है ना वो धान का प्री बेसिक सीड तो ज़ाहिर कंपनीज़ के लिए होता है, लेकिन किसानों के लिए जो है वो बेसिक सीड अवेलेबल है। इसके अलावा पंजाब सीड कॉरपोरेशन है, वहाँ से आप सर्टिफाइड सीड जो है वो ज़रूर हासिल करें ताकि आप जो है ना आपकी फसल जो है वो अपने पोटेंशियल के ऊपर पैदावार दे। इसके अलावा इसका दूसरा अहम फैक्टर है कि वैरायटीज़ का इंतखाब अपनी ज़मीन अपने माहौल के मुताबिक करें। फिर उसे लगाना कब है, टाइम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वैरायटी को उससे पहले लगा देंगे वक्त काश, जैसे हमने कहा 20 मई से पहले काश ना करें, तो उससे होता यह है कि जब आपकी वैरायटी आप पहले लगाते हैं तो जब उसका फ्लावरिंग का टाइम आता है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। अगर ये टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए निसरने के टाइम तो उससे उसका जो पोलन है और जो स्टिग्मा है वो वायबल नहीं रहते। और इसके साथ साथ जो पौधों की तादाद है, अगर वो एकड़ के अंदर 80,000 से कम हो, जो आमतौर पर देखा गया है जो लाभों से लगवाते हैं वो 40,000 से लेकर 60,000 के दरमियान होती है, जबकि हम पूरी खुराक दे रहे हैं और ख़ुराक बड़ी महंगी है, इस वक्त 15-16 हज़ार रुपये की एक बोरी है। तो उसका मुनासिब इस्तेमाल जो है वो उसी वक्त नहीं होगा कि उसमें पौधों की तादाद भी पूरी हो। तो ये आप चाहे छट्टे के ज़रिए से करें, चाहे आप रस्सी के ज़रिए से लगाएं, चाहे आप मशीनी काश करें, यानी तरीक़ेकार आप कोई भी लगाएं, इस्तेमाल करें काश का, उसमें तादाद आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी पौधों की तादाद पूरी है तो आप वैरायटी का मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि खादें जो है वो आपको बताया, लेकिन उनको एकदम इकट्ठी इस्तेमाल ना करें। ख़ास तौर पे जो पोटाश है और यूरिया है इनकी 2 से 3 स्प्लिट करें, ठीक है ना जी, ताकि जिस वक्त पौधे को ज़रूरत है उसको वो खाद मिल सके। और जो पानी है उसका इस्तेमाल भी तरीके से करें, जब पानी की ज़रूरत है उस वक्त करें। मिसाल के तौर पे मैं अर्ज़ करता हूँ कि पिछले ज़माने में जब कह लें कि आज से 25-30 साल पहले जो वैरायटीज़ थी उनकी वाटर की रिक्वायरमेंट भी कह लें कि 64 एकड़ इंच के हिसाब से होती थी। तो वैरायटियों का दुरानिया भी 130 से 140 दिन का होता था। एक तो अब जो मौजूदा वैरायटियाँ हैं इनका दुरानिया 90 से लेके 110 दिन के दरमियान है ज़्यादातर। एक तो वैसे पानी की वो कम हो गई है, दूसरा हमारा जो पानी पर क्यूबिक मीटर 5400 क्यूबिक मीटर था उससे कम होके 800 क्यूबिक मीटर पे आ गया है। तो पानी का जो हमें उस वक्त लगाना है जब हमें वाकई ज़रूरत हो। वो 3 स्टेजें बड़ी अहम हैं। वो 3 स्टेजेस हैं कि जब आपने मुंतकिल किया है पहला हफ्ता, उसके अंदर आपने उसको 2 या 3 इंच पानी जो है ना खड़ा रखना है 4-5 दिन। उसके बाद तकरीबन 35-40 दिन के बाद एक दफ़ा हमने फसल को सोका लगवाना होता है, खुश्क करना होता है, ताकि जो गैसेस जो ज़मीन के अंदर जमा हो गई हैं मीथेन वगैरह उनका अखराज किया जा सके। ये गैसें इंजूरियस होती हैं, नुकसानदेह होती हैं पौधे के लिए। तो इन गैसों के नुकसान से बचने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उन गैसों को निकाला जाए। तो वो गैसों को निकालते हैं तो उसके बाद फिर हम दोबारा से पानी लगाते हैं। ये स्टेज बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपका रिप्रोडक्टिव फेज़ जो है वो शुरू होता है, सिट्टा बनने का अमल शुरू होता है। तो इस वक्त बड़ा ज़रूरी है। इसके बाद तीसरी दफ़ा जब गब्बे के ऊपर आती है जो है ना, जब यानी निसरने से पहले गोब के ऊपर आती है फसल, वहाँ पे आपने 2-3 इंच पानी एक हफ़्ता कम से कम लाजमी रखना है। बाकी आप इसको वतर का पानी रखें और अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग के हिसाब से आप लगाते रहें। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपके लिए मुफीद साबित होगा। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ज़राअतनामा देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक देते रहें कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। दोबारा मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।